आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। CNBC आवाज इबेक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और शुरुआत यहां पर कर लेते हैं यूएस फेड के बयान के बाद जिस तरह का नीजोक रिएक्शन हमने सोने चांदी में आते हुए देखा है, हल्की सी बिकवाली यहां पर जारी है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर खाद्य तेल में तो बढ़त है ही, लेकिन नेचुरल गैस 5% से भी ऊपर है। NCDX पे हल्दी 4.5% तेज दिखा रही है। इन सब पर बात करने के लिए और किन कमोडिटीज में आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता। NCDX के MD एंड CEO से खास बातचीत करेंगे। अरुण रस्ते हमारे साथ जुड़ेंगे एग्री कमोडिटीज मार्केट पर। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं कच्चे तेल से, जहां पर हमने $90 प्रति बैरल के स्तर भी पार होते हुए देखे हैं। आज हल्का सा दबाव है, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि यूएस में इन्वेंट्रीज दूसरे हफ्ते लगातार बढ़ी हैं। लेकिन लार्जर पिक्चर अभी भी यहां पर काफी बुलिश नजर आती है। भारतीय बाजारों में आप देख सकते हैं करीबन 2% की तेजी के साथ कारोबार। 7 साल के हाईस पर यहां पर तेजी बरकरार है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा। नमस्कार नरेंद्र जी, और आपसे बात होती रहती है कच्चे तेल को लेकर और जिस तरह की तेजी यहां पर बरकरार है, अब करीबन 16% ऊपर इस साल के लिए, चाहे वो रशिया यूक्रेन की चिंताएं हो, येमेन और UAE के बीच में, सऊदी अरेबिया ईरान के लिए, काफी सारे जियोपॉलिटिक्स फिलहाल यहां पर प्रीमियम के तौर पे कच्चे तेल में हैं। आप कैसे देखते हैं इन सबको? देखिए, पहली जो बात वो जरूरी है कि जो डिमांड एंड सप्लाई फंडामेंटल होते हैं, जो आम सबसे जरूरी चीज होती है, तो ये जो अब जो कीमत लगभग $90 पहुंची हुई है पर बैरल, इसका डिमांड फंडामेंटल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई डिमांड बहुत बढ़ गई हो, ऐसा नहीं कि कोई सप्लाई के कंस्ट्रेंट बहुत बड़े आ गए हों। ओमिक्रॉन का डर थोड़ा कम हो रहा है और उससे कुल मिलाकर के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव बन रहे हैं। IMF भी यही कह रहा है और भी लोग ये कह रहे हैं, लेकिन उससे एकदम डिमांड बढ़ जाएगी ये तो बाजार नहीं जानता है। अभी बाजार का सबसे बड़ा जो डर है वो है यूक्रेन को लेकर के। बाजार को लग रहा है कि शायद जो है यूक्रेन गैस की सप्लाई बंद कर देगा कुछ देशों को, हो सकता है युद्ध बन जाए, हो सकता है वो पोलैंड पे हमला कर दे या यूक्रेन पे हमला कर दे। ये एक मार्केट के अंदर इसको लेकर के तेल बाजार में बहुत बड़ा खौफ है। दूसरा जी, हमने ये देखा कि जैसा आपसे यूनाइटेड अरब एमिरेट, जो कि बहुत अहम कंट्री है तेल के हिसाब से और बहुत बड़ी भूमिका निभाता है सेंटिमेंट्स में, दुबई बहुत बड़ा बाजार है, उसके ऊपर जो ड्रोन के अटैक हो रहे हैं और जिस हिसाब से उसको जो है हवा में ही उसको काउंटर किया जा रहा है, उसको लेकर के बाजार में काफी डर है। तीसरी तरफ जो है कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है कि जो ओवरऑल मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, ईरान भी उसमें शामिल है, उसमें तनाव जो है वो बरकरार रहने वाला है। तो वो तनाव वो कहीं एस्केलेट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो इधर यूक्रेन को लेकर कुछ और यहाँ पे जो है वो ईरान जो है कहीं ना कहीं कूद पड़े। तो कुल मिलाकर के ये भय, डर और उसका कुछ मिला के जो बड़े बड़े स्पेकुलेटर्स हैं जो हेजिंग करते हैं, वो लोग इसमें प्ले कर रहे हैं और कुल मिलाकर के जिसको बोलते हैं कि अपना फायदा उठा रहे हैं और मार्केट के अंदर एक डर पैदा कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं, 3-4 मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो बड़ी मात्रा में खरीदते हैं और हेजिंग करते हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका और वो उसमें काफी इसमें नफा कमा रहे हैं। लेकिन डिमांड से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिकी सरकार, चीन की सरकार, भारत की सरकार नजर रखी हुई है और उसको लेकर के काफी कोशिश कर रही है कि जो स्पेकुलेशन जो हो रहा है जिससे कीमतें बढ़ी हैं उसको कहीं ना कहीं थामा जाए। लेकिन मुझे अपने को लगता है कि जो आज जो कीमत है ये बिल्कुल सस्टेनेबल या नहीं है इस लेवल पे, क्योंकि इसका डिमांड से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका सचेत है, भारत सचेत है, दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश सचेत हैं इस बात को लेके, और खुद सऊदी अरब वो नहीं चाहता कि तेल जो है इस लेवल पे पहुंचे जिससे कि कुल मिलाकर के जो है लोगों की रुचि तेल में कम होने लगे और रिन्यूएबल में बहुत ज्यादा हो जाए। तो मुझे लगता है इस लेवल पर टिकाऊ नहीं है। डिमांड से कोई लेना देना नहीं है। तो लिहाजा जैसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में थोड़ी सी नरमी आती है या थोड़ा सा कहीं ना कहीं रोशनी दिखती है तो ये कीमत नीचे आ जाएगी, क्योंकि जो कोई भी चीज जो डिमांड फंडामेंटल से बहुत ज्यादा दूर हो जाती है वो सस्टेनेबल नहीं होती। तो नरेंद्र जी, आपने इनफैक्ट काफी अच्छे से वाइडली समझाया एग्जैक्टली सिनेरियो कच्चे तेल मार्केट का बना हुआ क्या है, क्या कंसर्न्स हैं, सेंटिमेंट्स क्या हैं और प्राइसेस पर भी एक आउटलुक लिया। लेकिन एक चीज और यहाँ पर आपसे प्राइस मूवमेंट के हिसाब से जानना चाहेंगे। एक चीज तो क्लियर है, आपने पहले भी मेंटेन किया है कि जितने भी न्यूज फ्लो बना हुआ है इसके मद्देनजर हम काफी उठापटक क्रूड के प्राइसेस में देखेंगे। $90 ऑलरेडी हम टच कर चुके हैं। तो जब तक ये टेंशन थोड़ी कम हो, प्राइसेस थोड़े सेटल हो, उससे पहले क्या एक बार के लिए ये तैयार रहना चाहिए कि हम $90 के ऊपर के भी लेवल्स नियर टर्म में देख सकते हैं और शायद उसके बाद थोड़ा प्राइसेस मंदे हो? मांग तो बढ़नी है,
कच्चे तेल के बिना तो अर्थव्यवस्था चलती नहीं। बाजार लोग कुछ भी कहें, पर्यावरण जो लेकर के लोग कुछ बोले, कुछ लोग रिन्यूएबल को लेकर अति उत्साहित है, वो कुछ भी बोले, लेकिन सच्चाई ये हमने यूरोप में देखा जिस हिसाब से गैस को लेकर क्राइसिस हुए हैं कि अभी तेल का कोई विकल्प तो है नहीं 10-15 साल तो कम से कम। तो लिहाजा जो है, जो अभी अंडर इन्वेस्टेड है, सारा ऑयल सेक्टर अंडर इन्वेस्टेड है। आने वाले समय के अंदर $3 ट्रिलियन की जरूरत होगी अगर आपको ऑयल सप्लाई रीजनेबल रेट पे मेंटेन करनी है। मैं एक लंबे पीरियड की बात कर रहा हूँ, $3 ट्रिलियन की बिल्कुल जल्दी से $500 बिलियन की आवश्यकता है, जो पैसा नहीं आ रहा। पश्चिम के तमाम बड़े बैंक और लेंडर्स जो है वो तेल क्षेत्र को पैसा नहीं देना चाहते, क्योंकि उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर है, वो ये नहीं चाहते। इससे सिचुएशन तो वही बनने वाली है कि तेल तो ऊपर जाना ही जाना है, महंगाई होना है। मेरा मानना है इस साल में भी आप देखेंगे, इस साल के खत्म होते होते सस्टेन बेसिस पे तेल ऊपर चला जाएगा, कीमतें ऊपर चली जाएंगी, अगले साल भी ऊपर होंगी। तो कुल मिलाकर के ये $90 हो गया, इसको लेकर कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं तेल जगत के माइंड में ये है कि $90-100 पर तेल पहुंचेगा, इसीलिए वो बड़ी आसानी से इसको 90 पे जाना देते हैं। और जब $90 हो जाता है तो तेल के बाजार के अंदर या तेल जगत में कोई इसमें अचंभा नहीं होता, क्योंकि आने वाले समय में यही होने वाला है। लेकिन अभी जो है, जैसे मैंने कहा, आज जो ये $90 टच कर रहा है ब्रांड, ये सस्टेनेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि साल के आखिरी में सस्टेनेबल नहीं होगा, अभी कम से कम 2-3 महीने सस्टेनेबल नहीं है। उसके बाद फिर हमें देखना पड़ेगा डिमांड किस हिसाब से, पेट्रोल, डीजल, टर्बाइन फ्यूल बाजार, अर्थव्यवस्था, आना जाना, टूरिज्म कैसे खुलता है, उस पर डिपेंड करेगा। पॉइंट टेकन। नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो वहां पे वो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि जो भाव बढ़े हैं वो डिमांड सप्लाई नहीं, जियोपॉलिटिकल प्रीमियम की वजह से हैं, और दूसरा आगे जाके जब यहां पर डिमांड बेहतरीन और भी हो जाती है तो भावों में यहां पर सपोर्ट रहेगा। लेकिन एक बात बहुत सही है कि $90 पर हम खड़े हैं और बहुत ज्यादा कहीं से हमने कोई प्रोटेस्ट यहां पर आते हुए नहीं देखा। रूपा, आप कैसे देखती हैं और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी कच्चे तेल पर? देखिए मनीषा, जिस तरीके से समझाया गया है, फंडामेंटली डिस्कस हुआ है, तो हमें लगता है कि टेक्निकली भी यहाँ पर बाउंस बैक है और क्रूड जो है अभी पॉजिटिव है। और जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन घेराते जा रहे हैं, उसका सीधा कच्चे तेल की कीमतों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके मद्देनजर हमें लगता है कि अभी भी क्रूड में बाइंग इंटैक्ट होते हुए दिखाई दे सकती है। और डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि ऊपर में 6560 के बाद 6600-6620 तक एक बार मैक्सिमम हम ऊपर जा सकते हैं। और वहीं अगर नाइमेक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि एक बार $88 के आसपास नाइमेक्स पर भी हम कच्चे तेल को ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं, और वह 90 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, तो ये है प्राइस वाइज स्ट्रैटेजी क्रूड पर। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और कमोडिटीज पर फोकस कर लेते हैं और एक बार चर्चा कर लेते हैं नेचुरल गैस की भी, क्योंकि यहाँ पर हमने प्राइसेस में काफी अच्छी तेजी बनती हुई देखी है और M6 पर भाव हमने 4% ऊपर आया है और 5 दिनों के हाईज पर अब फिलहाल प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। और जो फैक्टर्स इनफैक्ट क्रूड प्राइस मूवमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, उनका काफी हाथ नेचुरल गैस के इस बिहेवियर के पीछे भी है। अजय, आप कैसे देखते हैं नेचुरल गैस प्राइस मूवमेंट को? 6% ऊपर आज भी ये ट्रेड कर रहा है। तमाम फैक्टर्स तो सपोर्टिव रहे हैं, बट अब यहां से आगे क्या और कितनी तेजी आप देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, नेचुरल गैस की बात करें तो नो डाउट जिस ढंग से हमने क्रूड के जो फैक्टर्स है वो हमने गैस में भी सपोर्ट करते हुए देखे, बट साथ में हमने देखा कि ऑलरेडी यूरोपियन मार्केट में जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है वो भी प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। इन ऑल वेदर कंडीशन की अगर हम बात करें तो अगले हफ्ते के लिए जो अपडेट्स आ रहे हैं वो नेशनल डिमांड में अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। टेक्निकली भी देखें तो काफी अच्छी रिकवरी कल के सेशन में देखी थी, $4 के ऊपर प्राइसेस निकल चुका है और हमें लगता है करीबन ये $5 की तरफ वापस जाता हुआ दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि 302-304 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो एक तरफ हम फंडामेंटली देख रहे हैं कि मार्केट को सपोर्ट मिला, टेक्निकली भी ब्रेकआउट है, जो हमें लगता है कि अगले 2 सेशन के अंदर 320 से लेकर 324 तक के लेवल फिर से हम नेचुरल गैस में बनते हुए देखेंगे। इन ऑल अगर हम बात करें तो पूरे एनर्जी प्राइजेस के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बनी है, चाहे क्रूड हो चाहे नेचुरल गैस हो। इसमें अभी भी अगले 2 से 3 सेशन जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन में कुछ कमी नहीं आती है, आई थिंक ये ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। ऑलराइट, तो तेजी यहां पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस दोनों में बरकरार रह सकती है, लेकिन सोने चांदी में कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है। यूएस फेड की जो स्टेटमेंट्स हैं उनका सीधा एक नीजोक रिएक्शन हमने यहां पर आते हुए देखा। इंटरेस्ट रेट हाइक्स क्वार्टर बेसिस पॉइंट की यहां पर मार्च से होती हुई नजर आएंगी और बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम जो है वो भी यहां पर मार्च तक खत्म हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट हाइक्स काफी बेहतर हो सकती हैं। यूएस फेड के चेयरमैन ने कहा कि जिस तरह से लेबर मार्केट्स है, इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का अच्छा खासा यहां पर रूम है। कैसे देखती हैं आप रूपा इन स्टेटमेंट्स को? और क्लियरली एक नीजर्क रिएक्शन तो प्राइसेस में ऑलरेडी है, लेकिन अब यहां से क्या क्यूज?
देखिए